गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज डॉक्टर ऐश्वर्या और आज मैं आपकी होस्ट हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारे वेबिनार का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है पीसीओडी। पीसीओडी आज हमारे देश में मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ वुमेन को अफेक्ट कर रहा है। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो कि आज बहुत ही ज्यादा बड़ी समस्या बन गया है। आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि इंडिया में 10 से 15% जो महिलाएं हैं वो आज पीसीओडी से सफर कर रही है। और पीसीओडी मतलब सिर्फ ये एक कंडीशन नहीं है, उसके बहुत ज्यादा सिम्टम्स दिखाई देते हैं। मतलब वेट गेन अचानक से हो जाना, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना फीमेल्स में, मतलब जो मेल जैसे जो हेयर ग्रोथ होते हैं वैसे होना, उसके साथ साथ स्ट्रेस, इरेगुलर पीरियड्स आना, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और उसके बाद ये जो पीसीओडी में सिस्ट फॉर्म होती है, तो सिस्ट मतलब जो गांठिया फॉर्म होती है, उसके वजह से ये हमारी ओव्यूलेशन मतलब हमारी जो एग रिलीज की प्रोसेस होती है उस पे भी अफेक्ट करने लगती है, और उसके वजह से फर्टिलिटी पे भी ये अफेक्ट होता है। मतलब प्रेगनेंसी, कंसीव होने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगती है। और ये स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि जो पीसीओडी से पीड़ित होती है वुमन, उनमें 60% वुमन ऐसी होती है जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है ड्यू टू पीसीओडी। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे सिम्टम तक नहीं सीमित हो रहती, तो ये हमारी फर्टिलिटी पे भी अफेक्ट करता है। और ये जब बात फर्टिलिटी पे आ जाती है तो बहुत सारी वुमन डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो हमारी होपलेसनेस वाली फीलिंग होती है, उन सारी चीजों से भी सफर करने लगती है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ पे ही अफेक्ट नहीं करती, हमारी इमोशनल हेल्थ पे भी उतनी ही ज्यादा अफेक्ट करती है। इसके लिए डोंट वरी, आज हम इस पे ही चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम इस पीसीओडी से मात कर सकते हैं, कैसे हम पीसीओडी को ओवरकम कर सकते हैं, और कैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज करके, कुछ प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज करके, न्यूट्रिशन वैल्यूज ऐड करके और हर्बल मेडिसिन और पंचकर्म के हेल्प से कैसे हम पीसीओडी से बाहर आ सकते हैं, कैसे हम पीसीओडी ओडी में होने वाली आगे की इनफर्टिलिटी जैसे बड़े कॉम्प्लिकेशंस से बच सकते हैं। आज इसी सारी चीजों पे हम इस वेबिनार में चर्चा करने वाले हैं। और इसी में हेल्प करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे माधव बाग के एक्सपर्ट डॉक्टर डॉक्टर गुरुदत्ता आमीन सर, जो कि माधव बाग के सीएमओ है, और आज तक उन्होंने 8000 से भी ज्यादा पीसीओडी के पेशेंट को ट्रीट किया है और उन्हें सक्सेसफुली पीसीओडी से बाहर निकाला है। गुड आफ्टरनून गुरुदत्ता सर। यस, गुड आफ्टरनून। 1 मिनट। गुड आफ्टरनून सर। जैसे कि सर आपको पता है, आज हमारे वेबिनार का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पीसीओडी है, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो हम अक्सर ऐसा देखते हैं, आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है कि वुमेन जो होती है, आजकल तो कॉलेज जाने वाली जो फीमेल्स होती है उनमें भी हम देखते हैं कि इरेगुलर पीरियड्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसके बाद अगर वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर कुछ टेस्ट बताते हैं, तो डॉक्टर हमें बताते हैं कि आपको पीसीओडी कंडीशन हो गई है। तो एग्जैक्टली ये पीसीओडी क्या होता है? तो जैसे ये नाम बताता है कि पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिसीज, इसमें हमारे जो फीमेल्स में ओवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है जो एक्चुअली फीमेल्स में एग्स बनाने का काम करती है। यानी जो फीमेल एग होता है वो उस ओवरी से बनता है, और उस ओवरी में ही जब एक प्रकार से सिस्ट बनने लगे तो उसे पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिसीज कहते हैं। ये एक ऐसा डिसीज है जिसमें फीमेल के बॉडी में बहुत सारे लक्षण दिखते हैं, जिसमें से मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर होना, या फिर मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ होना, या फिर मूड स्विंग अलग अलग होना, वेट गेन होना, ये सारे सिम्टम दिखते हैं। तो ये बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसे हम ओवरी के अंदर होने वाली बीमारी ऐसा कहते हैं। बट प्रत्यक्ष रूप से देखें तो इसका इम्पैक्ट पूरे शरीर में होता है, यानी पूरे फीमेल के मानसिक और शारीरिक स्तर पर इस पीसीओडी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, जिससे फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है। और उसके साथ साथ ही और एक गणित ऐसा है कि फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिस सिस्टम के वजह से फीमेल्स एक्चुअली हार्ट डिसीज से दूर रहती है, यानी ब्लड प्रेशर फीमेल्स में कम होता है, हार्ट डिसीज फीमेल में कम होता है, हार्ट अटैक के चांसेस फीमेल में कम होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, वो सिस्टम के कारण फीमेल्स में ये सब कार्डियक बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन पीसीओडी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये सारे बेनिफिट्स जो है पीरियडिक सिस्टम के या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो सारे खत्म हो जाते हैं, और वो फीमेल फिर एक्सपोज होती है बहुत ज्यादा हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर, उन जैसी बीमारियों की। मतलब अगर पीसीओडी नहीं हो तो आप
जो बोल रहे थे कि पीसीओडी अगर नहीं है तो वुमन की जो कंटिन्यूअसली मेंसेस की साइकिल होती है उसके वजह से उनकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है, मतलब उसके वजह से ही बोलते हैं कि वुमन में हार्ट अटैक जैसी बीमारियां या फिर डायबिटीज नहीं होता। तो उसका कारण ये रेगुलर जो मेंसेस आते हैं, जो इम्प्योर हमारा ब्लड जो हर मंथ बाहर निकलता है। अगर लेकिन पीसीओडी की कंडीशन हो जाए, मतलब मेंसेस ही हमारे इरेगुलर हो रहे हैं, तो उसके वजह से ये प्रोन हो जाती है हार्ट अटैक और ये सारी डिजीज के लिए भी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर लेकिन इसके कॉजेस एग्जैक्टली क्या है? मतलब पहले तो ये इतना ज्यादा नहीं दिखाई देता था, लेकिन अभी इस हमारे जमाने में बहुत ज्यादा दिखाई देने लगा है। तो ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से है या फिर हमारी एक्टिविटीज, डाइट और स्ट्रेस ज्यादा बढ़ गया है इसके वजह से? देखो, जब हम पीसीओडी को समझने की कोशिश करते हैं तो अक्सर डॉक्टर्स यही कहते हैं कि पीसीओडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। तो फीमेल के शरीर में जो हार्मोनल एक्सिस है, उस एक्सिस का इम्बैलेंस ये इसका मुख्य कारण है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये बात समझनी चाहिए हमें कि ये हार्मोन इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है। जैसे कि प्रेगनेंसी सॉरी पीसीओडी के पेशेंट्स को अलग अलग दवाइयां दी जाती है हार्मोन्स को करेक्ट करने के लिए। लेकिन रूट कॉज ऑफ दिस पीसीओडी इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस, और उसके पीछे के कारण जो एक्चुअली हार्मोन को इम्बैलेंस करे, तो वो कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण जैसे पीसीओडी में देखा जाता है वो होता है वेट गेन। यानी वेट गेन जब होता है, एक सिंपल सा गणित समझो, बहुत सीधा सरल गणित है कि जब शरीर में वजन बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि हमारे हर एक ऑर्गन पर उसका प्रभाव होगा। यानी किसी व्यक्ति का जब वजन बढ़ता है 60 केजी से 80 केजी हो जाता है, तो उसके शरीर के हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ चीजें जमने लगती है। तो हमारे शरीर में फीमेल्स में जो ओवरी है, उस ओवरी के अंदर भी कचरा या फिर अनवांटेड फैट जाके जमने वाला है। अब सोचो क्या होगा। अनवांटेड फैट फीमेल के शरीर में उस ओवरी के अंदर जाके जमने जैसे लगता है, जैसे हाइपरप्लेसिया कहते हैं, यानी एक अनवांटेड ग्रोथ हो रही है वहां पे। तो उस समय क्या होगा, तो उस समय जो फीमेल के शरीर में हार्मोनल एक्सिस के तहत जो एक ग्रो होता है ना, जिसे फॉलिकल कहते हैं, उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, वो ठीक से ग्रो नहीं हो पाता। अब होगा क्या, फीमेल की ओवरी के अंदर वो एक ठीक से ग्रो होने वाला था, लेकिन अंदर बहुत कचरा जाके जमा है, जिस कचरे के वजह से वो जो एग है वो ठीक से ग्रो नहीं हो पा रहा था। तो ये उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि फीमेल में वेट गेन की वजह से अनवांटेड चीजें शरीर में जमने लगती है। तो अगर पीसीओडी के फीमेल में अगर कुछ करेक्शन पहले सबसे पहले करना है तो वो है वेट लॉस। तो वेट लॉस जैसे आप करने लगते हो, पीसीओडी के प्रॉब्लम से आप धीमे धीमे बाहर आने लगोगे, क्योंकि जैसे वेट लॉस करते हो वैसे शरीर में से हर जगह से कचरा बाहर निकलता है। यानी किसी व्यक्ति का अगर समझो 5 केजी वजन कम हुआ या फिर 1 केजी कम हुआ समझो, तो वो 1 केजी वजन जब कम होता है ना, तो आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसा नहीं होता है कि आपके पेट का ही वजन 1 केजी कम हुआ, तुरंत आपने वेट लॉस जर्नी शुरू किया और आपका पेट का वजन 1 केजी कम हुआ और एकदम पेट आपका फ्लैट हो गया, ऐसा नहीं होता है। शरीर में जब वेट लॉस होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड वेट लॉस होता है। हर जगह से अनवांटेड कचरा उठाया जाता है और शरीर से बाहर फेंका जाता है। इसी सीक्वेंस में इस पीसीओडी की कंडीशन में भी आपके ओवरीज से वो अनवांटेड फैट बाहर जाकर निकल जाए तो ओवरीज का काम ठीक से हो सकता है, वो जो फॉलिकल है वो ठीक से ग्रो होगा, वो एग जो है वो ठीक से ग्रो होगा और सिस्ट के रूप में नहीं जाएगा। अगर कोई सिस्ट है तो वो सिस्ट भी धीमे धीमे कम हो सकती है। ये तो पहला कारण है कि वेट गेन। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कारण है वो होता है स्ट्रेस। कि अगर स्ट्रेस लेवल्स हमारे शरीर में ज्यादा हो, तो ऐसे समझो कि शरीर में कंटिन्यूअसली युद्ध की स्थिति रहेगी। अब जब युद्ध की स्थिति शरीर में कंटिन्यूअसली रहेगी, यानी ऐसा समझो शरीर को कि शरीर में दो स्थितियां रहती है, कि एक शांति की स्थिति और एक युद्ध की स्थिति। यानी कर्फ्यू लगा हुआ है या फिर सब बढ़िया चल रहा है, जैसे अभी पूरे भारत में 31 दिसंबर बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा, सब लोग नाचेंगे गाएंगे मस्ती करेंगे, तो ये एक स्थिति है। और एक है कि वॉर लग चुकी है और उस वॉर में सब लोग घर में अंदर बैठे हैं और बच रहे हैं, खुद को बचा रहे हैं, वो स्थिति है। तो जब आप स्ट्रेस में रहते हो तो शरीर में एक प्रकार का वॉर चल रहा है, ऐसी धारणा आ जाती है। और उसी धारणा के वजह से शरीर में ये मेल सेक्स हार्मोन फीमेल में बढ़ने लगता है। यानी अगर फीमेल कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहे तो उसका परिणाम ये होगा कि उसके शरीर में मेल सेक्स हार्मोन बढ़ेगा। ये बात ध्यान में रखो कि फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरॉन बनता है। यानी फीमेल्स में फील फीमेल सेक्स हॉर्मोन। हार्मोन और मेल में मेल सेक्स हार्मोन, ऐसा गणित नहीं होता। दोनों में दोनों हार्मोन्स बनते हैं, उनकी क्वांटिटी अलग अलग होती है। फीमेल में फीमेल सेक्स हार्मोन ज्यादा बनेगा, मेल सेक्स हार्मोन कम बनेगा। लेकिन जब वो फीमेल कंटिन्यूअसली स्ट्रेस को एक्सपोज होगी तो उस स्ट्रेस के कारण फीमेल्स में भी मेल सेक्स हार्मोन बढ़ता है। और स्वाभाविक है कि मेल सेक्स हार्मोन फीमेल सेक्स हार्मोन के अपोजिट है।
वो फीमेल सेक्स हार्मोन के काम ठीक से नहीं होने देगा। और इसी वजह से ये पीसीओडी में आप देखते हो तो मेल सेक्स हार्मोन की जो मात्रा है शरीर में बढ़ती है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कारण हुआ स्ट्रेस। तो आपके शरीर में वजन बढ़ना और स्ट्रेस, ये दो सबसे बड़े कारण हैं जिनके वजह से पीसीओडी के प्रॉब्लम्स आपके शरीर में डेवलप होते हैं। अब उसके साथ साथ एक तीसरा मानसिक इस तरह का कारण मैं समझूंगा कि फीमेल जो माइंडसेट होता है, फीमेल और जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर फीमेल का माइंडसेट होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि जनरली हमारे घर की जो औरतें होती है या फिर फीमेल्स होती है, उनका मेजर काम होता है, वो पहले के जमाने में अगर हम देखें तो बच्चों को संभालना, वो घर को संभालना या फिर घर में खाना बनाना, ये उनका मेन फोकस होता है। या फिर फीमेल्स आर फैमिली कॉन्सेंट्रेटेड, उन्हें ज्यादा ख्याल होता है कि फैमिली कैसे मेंटेन हो। लेकिन अगर फीमेल में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगी, जैसे कि बहुत सारे फीमेल्स आज मेल्स की तरह अगर जिम करने लगो आप, या फिर बॉडी में मसल्स बढ़ाने का प्रयास करो और उसके लिए प्रयास करो, तो उसका परिणाम भी हार्मोनल एक्सिस पर होता है और उससे भी पीसीओडी के प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना कि हमारे शरीर में फीमेल्स के लिए एक अलग प्लस पॉइंट दिए हुए हैं, मेल्स के लिए अलग प्लस पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे कि मेल्स के लिए एक प्लस पॉइंट दिया हुआ है, स्ट्रेंथ उनका प्लस पॉइंट है, वही फीमेल के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है उनका प्लस पॉइंट है। तो दोनों जो जेंडर है उन दोनों जेंडर के अलग अलग खूबियां हैं। जैसे कि हम समझते हैं ना कि अगर रेस लगानी है, मुझे एक फिश में और एक पैरट में रेस लगानी है, तो दोनों की रेस अलग अलग होगी। पैरट की रेस फ्लाइंग की होगी, फिश की रेस स्विमिंग की होगी। वैसे ही मेल्स और फीमेल्स के जो ओवरऑल एनाटॉमी है, शरीर का फिजियोलॉजी है, वो अलग अलग है। इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, मेल्स के पास स्ट्रेंथ है। तो ये दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर हम ये नहीं समझे और कहीं ना कहीं तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह पे मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हम अडॉप्ट करने लगे, आपका वेयरिंग हो, आपका बाइक ड्राइविंग हो, आपका ओवरऑल इमोशनल चीजों को छोड़ के आप अगर बहुत ही ज्यादा मेल पैटर्न से बिहेव करने लगो, तो उसका भी आपके हार्मोनल एक्सिस पर नेगेटिव परिणाम होता है, जिससे मेल सेक्स हार्मोन बढ़ के ये पीसीओडी की दिक्कत आपके शरीर में डेवलप हो सकती है। तो ये बेसिक कारण है। अब इसके पीछे स्वाभाविक है कि डाइट आया, एक्सरसाइज आया। अगर आप पीरियोडिक एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज कौन से, वॉकिंग के एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी के एक्सरसाइज। जैसे मैंने कहा कि फीमेल्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी, मेल्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ, फीमेल के लिए फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपने ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करनी है। इसलिए फीमेल्स में अगर आप योगासन देखो, तो योगासन का अभ्यास फीमेल्स ने ज्यादा करना चाहिए, जहाँ पे अलग अलग आसन हो, जहाँ पे अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का प्रयास हो, वो ज्यादा होना चाहिए। तो वॉकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस और प्राणायाम, ये चीजें फीमेल्स को बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। तो ये एक्सरसाइज करने। और डाइट के बारे में अगर बात करें तो स्वाभाविक है कि डाइट की तो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा रोल होता है। अगर हम डाइट को फॉलो नहीं कर रहे तो उसका उसका परिणाम भी पीसीओडी में हो सकता है। आज के समय में जितने भारत में ओबेज फीमेल्स है, उनमें ये पीसीओडी का प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखा जाता है। अगर हम डाइट फॉलो करें तो डेफिनेटली वेट लॉस होगा, वेट लॉस से पीसीओडी का प्रॉब्लम अच्छे हद तक सॉल्व हो सकता है। सॉरी सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये इसका जो मेन रीजन होता है, तो एक वेट गेन हो गया, उसके साथ स्ट्रेस है, डाइट और आपकी लाइफस्टाइल तो है ही, लेकिन वेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है। उसके साथ साथ आप जो अभी मतलब वुमेन एंड मेन जो इक्वालिटी में हम जा रहे हैं, उसके वजह से हम जो सारी मेनली जो चीजें करने लगे, मतलब सब हमें एक्सरसाइज वगैरह, वैसा जिम करना है, हमें वेयर जैसे जीन्स वगैरह हम पहनते हैं, तो इसका भी आप बोल रहे हो कि इसका भी इफेक्ट हमारी हॉर्मोन्स पे होता है। ओके। यस। तो उसके वजह से जो पीसीओडी में सर ये सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, मतलब हिर्सुटिज्म, मतलब बहुत ज्यादा बाल ग्रो करने लगते हैं जैसे मेल्स में होते हैं, तो मुस्टैच वगैरह बहुत सारी फीमेल्स में भी आती है। उसके साथ साथ हेयर फॉल होने लगता है, वेट गेन होने लगता है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होती है क्या पीसीओडी में? और इससे अगर ये हार्मोनल इम्बैलेंस ही है, तो इससे भी हम रिकवर कर सकते हैं क्या? ये हार्मोनल इम्बैलेंस हम न्यूट्रल मतलब फिर से रेगुलर कर सकते हैं क्या? 100% कर सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस को रेक्टिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इस प्रॉब्लम को समझो तो आप आराम से इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले इस प्रॉब्लम को ठीक से समझना होगा। जो पीसीओडी के कंडीशंस में जो मेजर फैक्टर, जैसे मैंने कहा कि मेल सेक्स हार्मोन बढ़ा, मेल सेक्स हार्मोन बढ़ा तो आपको दिखेगा कि आपके मसल्स भी ग्रो हो रहे हैं। अभी मसल जो मेल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फीमेल्स में आने लगेंगे। तो एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ भी होगी, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ भी होगी, और जो मेल पैटर्न्स में दिखता है कि बार्डनेस आने लगता है, तो वही फीमेल में भी यस। हेयर फॉल होगा। तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो उसका मेन कारण है,
वो फीमेल में बढ़ना, यही उसके रूट कॉज में है। और इसे रेक्टिफाई किया जा सकता है क्या? 100% किया जा सकता है, क्योंकि एक बात समझ लेना कि ये चीजें है ना, ये हार्मोन बन रहा है मेरे शरीर में, तो कोई तो बना रहा है और कोई तो उसे कह रहा है कि बनाओ। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर मेरे शरीर में वो होते ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। आज कोई तो सिस्टम, कोई तो ऑर्डर देने वाला है कि ये हार्मोन बनाओ, और आज कोई तो है जो ये हार्मोन बना रहा है, जिसके वजह से ये सारे सिम्टम्स मेरे शरीर में दिख रहे हैं। लेकिन अगर हमने इन्हें आइडेंटिफाई किया कि कौन सी चीजों की वजह से ये ऑर्डर्स जनरेट हो रहे हैं कि ये मेल हार्मोन बढ़ाओ, उन्हें अगर हम एलिमिनेट करें हमारी लाइफ से, तो ऑटोमेटिकली ये हार्मोन नहीं बनेगा। हार्मोन नहीं बनेगा तो आपके बॉडी के सारे सिम्टम्स ऑटोमेटिकली डिसअपियर होंगे। तो ये पीसीओडी के सिम्टम्स से बाहर आना बहुत बड़ी काम नहीं है। वो हार्डली 1 से 2 महीनों में आप सारे पीसीओडी के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हो, और इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से खुद को रिकवर कर सकते हो। तो मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हम हमारी कुछ लाइफस्टाइल पे वगैरह ध्यान दें तो ये सारी प्रॉब्लम से हम बाहर आ सकते हैं। लेकिन सर ये तो नॉर्मल चीजें हो गई। तो इससे सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो इनफर्टिलिटी की होती है। मतलब बहुत सारी वुमन कंसीव ही नहीं कर पाती। 60% पीसीओडी से जो वुमन सफर कर रही है उनमें से 60% ऐसा रेशो है कि वो कंसीव नहीं कर पाती। तो ये इनफर्टिलिटी और पीसीओडी का क्या कनेक्शन है? और अगर मतलब ये पीसीओडी वाली जो कंडीशन आती है तो ये वुमन नेचुरली भी कैसे कंसीव कर सकती है? ओके, तो ये एक ठीक से हम समझने की कोशिश करेंगे हो क्या रहा है। फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम सबको मालूम है कि फीमेल में जो 28 डेज की साइकिल है, हर एक साइकिल में एक एक ग्रो होगा। और वो एग अगर फर्टिलाइज हुआ तो प्रेगनेंसी रहेगी, अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर वहां पर मेंसेस आ जाएंगे बाद में 14 दिन बाद, और फिर पूरा यूट्रस क्लीन हो जाएगा। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। हर हर साइकिल में एक एक मैच्योर होता है अच्छे तरीके से। अब होता यह है कि जब आपके शरीर में आपका वजन बढ़ चुका है, आपके आपके बॉडी में अनवांटेड फैट डिपॉजिट होने लगे हैं, तो वही अनवांटेड चीजें, जिसे हम हर बार फैट ही नहीं कह सकते, शरीर में अलग अलग चीजें जमती है, जैसे फाइब्रस टिश्यू हो या फिर स्ट्रमस मटेरियल हो, ये अलग अलग चीजें अगर हमारे जहां पे एग ग्रो होने वाला है उस ओवरी के अंदर, ओवरी में बहुत छोटे 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 लाखों एग है, उनमें से एक कोई तो एग मैच्योर होता है हर साइकिल के दरमियान। अब सोचो कि अंदर जगह कम हो गई, वजन बढ़ने के कारण, चर्बी शरीर में जमने के कारण अंदर पूरा पैक हो चुका है, तो यहाँ पे वो एक पूरा ग्रो ही नहीं होगा। और पूरा ग्रो नहीं हुआ तो होता कैसे है कि बहुत एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, यानी वो एक जब ग्रो होता है ना, तो समझो कि वो 14 दिन तक वो ग्रो होते रहता है। 14वें दिन जब वो ग्रो होगा तब वो फूटता है, और फूटने के बाद उसमें से एक्चुअल जो बीज है वो बीज बाहर आएगा। तो हो क्या रहा है गणित कि फीमेल के शरीर में जो बीज 14वें दिन बाहर आता है, वो एक फटने के बाद, अब हो क्या रहा है कि एक फट ही नहीं रहा है, तो बीज कहाँ से बाहर आएगा? तो बीज बाहर नहीं आएगा तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? अब ये जो एक अंदर पड़ा हुआ है जो ठीक से ग्रो नहीं हो पा रहा है, उससे बीज बाहर नहीं निकल रहा है, तो प्रेगनेंसी कैसे बनेगी? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वहां पे प्रेगनेंसी नहीं बनती। दूसरा एक कारण होता है कि फीमेल में जब इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर डायबिटीज या फिर ओबेसिटी या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करके एक होता है, उसकी मात्रा बढ़ गई, तो उसके कारण भी शरीर में बहुत सारे परिणाम होते हैं, यूट्रस की हेल्थ अफेक्ट होती है। क्योंकि ये जो हार्मोन है ना जो ब्रेन से निकलता है, वो आपके ओवरी को, और फिर ओवरीज आपके यूट्रस को प्रभावित करती है। लेकिन जैसे ही आपका ओवरी का काम गड़बड़ गया तो समझो कि यूट्रस का काम भी गड़बड़ जाएगा। तो ओवरी का काम गड़बड़ा तो यूट्रस कुछ काम का नहीं, क्योंकि यूट्रस तो अल्टीमेटली ऐसा समझो कि वो पॉकेट है, लेकिन उसका रेगुलेटर ओवरी में बैठा हुआ है। अगर ओवरी में ही रेगुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो यूट्रस का काम ठीक से नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। दूसरा, वो ओवम फट ही नहीं रहा है, उसमें से बीज बाहर नहीं निकल रहा है, तो इनफर्टिलिटी के केसेस तो बनने ही है। तो ये सीक्वेंस में आराम से हम बाहर निकल सकते हैं अगर हम चीजों को समझे। 2-3 महीने तक अगर हम खुद के ऊपर ध्यान दें तो आराम से इस पीसीओडी के प्रॉब्लम से 100% हम खुद को रिकवर कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि ये जो प्रॉब्लम होती है हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है क्योंकि ओवरी में बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, इसलिए वो ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होता और उसके लिए ये इनफर्टिलिटी आती है। तो जो ये हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है उसकी वजह से जो हमारे पीरियड इरेगुलर होने लगते हैं, तो डॉक्टर अगर हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर हमें हार्मोनल एक्सटर्नली हार्मोनल पिल्स देते हैं जिसके वजह से हमें ये मेंसेस आने लगते हैं, मतलब रेगुलर पीरियड आने लगते हैं। तो क्या इन हार्मोनल पिल्स पे रिलाई करना अच्छी बात है या फिर इसके अलावा भी हमें कुछ सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, या फिर इस हार्मोनल पिल्स के भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं? एक बात समझ लेना कि हो क्या रहा है कि
पीसीओडी में वो जो फॉलिकल है वो ग्रो नहीं हो पा रहा है, जैसे मैं एक कह रहा था, वो ग्रो हो नहीं पा रहा है। अब हमारे शरीर का सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग है, वो जो 28 दिन का साइकिल होता है ना, उसमें जैसे मैंने कहा कि 14वें दिन पे वो आपका फॉलिकल फट जाएगा और उसमें से बीज बाहर आएगा, जिस बीज को फर्टिलाइज करना स्पर्म का काम होता है। अब होता क्या है कि जैसे ही उस फॉलिकल से बीज बाहर निकलता है, तो ये जो फॉलिकल है ना, ये बचा हुआ है वहां। अब ये फॉलिकल अगले 14 दिन तक एक हार्मोन सिक्रेट करता है, जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। अब होता क्या है कि ये प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस के हेल्थ को मेंटेन करता है, यानी जो यूट्रस है उसके हेल्थ को मेंटेन करने का काम प्रोजेस्टेरॉन का है, जो उस फॉलिकल में से बीज बाहर निकल के आने के बाद जो उसका रिमेनेंट बचा है उसमें से तैयार होने वाला है। अब आप जब गोलियां खाते हो बाहर से पीरियड्स आने के लिए, तो करते क्या हो आप मालूम है? जब आप गोली खाते हो बाहर से, तो ये जो फॉलिकल फटने के बाद नया बचने वाला जो उसका रिमेनेंट्स है, उससे जो हार्मोन निकलने वाला है, वही हार्मोन आप गोली के स्वरूप में बाहर से खाते हो। यानी आपके बॉडी में ये प्रोसेस नहीं हुई है, लेकिन आप जब बाहर से गोली खाते हो तो इस प्रोसेस को मिमिक किया जाता है, यानी इसकी नकल की जाती है। और शरीर में झूठा झूठा ऐसा दिखाया जाता है कि चलो बीज फट गया है, अब फॉलिकल रप्चर हो चुका है, बीज बाहर आया है, और अब प्रोजेस्टेरॉन तैयार हो रहा है, तो यूट्रस का फिर से थिकनेस लाइनिंग बढ़ाया जो है जाएगा, वो फिर से और हो गई। वो हाँ। वहां पे ब्लड वेसल्स बढ़ाए जाएंगे, जिससे फिर आपको ठीक से मेंसेस आएंगे। आप ये समझ ले, यहाँ पे मेंसेस आ रहे हैं, लेकिन वो ठीक से नहीं आ रहे, वो नॉर्मल पाथ फॉलो करके नहीं आ रहे। यानी ऐसे समझो कि आप कॉपी करके पास हो रहे हो, यानी आप एक्चुअल पास नहीं हो। आप एक्चुअल कब पास होगे? जब वो फॉलिकल फूटेगा, फॉलिकल से बीज बाहर आएगा, और फॉलिकल के अंदर से तैयार होने वाले प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आपका यूट्रस का लाइनिंग डेवलप होगा, और उसके बाद जब पीरियड्स आएंगे वो नॉर्मल है। आपने बाहर से प्रोजेस्टेरॉन लिया है, आपके बॉडी की सिस्टम तो गड़बड़ हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ पीरियड्स लाने के लिए आपने प्रोजेस्टेरॉन दिया। ये चीज आपको पीरियड्स तो ला के देगी। यानी फीमेल पेशेंट को क्या क्वेश्चन रहता है कि पेशेंट को ये मालूम नहीं कि फॉलिकल रप्चर हुआ या नहीं हुआ, पेशेंट को ये मालूम है कि मेरा पीरियड्स इरेगुलर है। तो पीरियड्स आने के लिए प्रयास करना है, तो आने के लिए क्या प्रयास किया जाए? बहुत आसान तरीका क्या है कि झूठा झूठा ऐसा सिस्टम शरीर में पिक्चर क्रिएट करो कि पीरियड्स आने चाहिए, और वो पीरियड्स आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। बट एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। उस बाहर से लिए हुए गोली के भी शरीर में ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ढेर सारे उसके निगेटिव इम्पैक्ट्स बॉडी पर होते हैं। बॉडी में अलग अलग जगह पे पेन होना, टेंडरनेस होना, ये सारी दिक्कतें आपको दिखाई देगी। इनफैक्ट कैंसर के चांसेस भी बढ़ने लगते हैं। तो आपको हर बार हार्मोनल रिप्लेसमेंट के पीछे नहीं भागना है। मैं तो रिकमेंड कभी नहीं करूंगा कि आप प्रोजेस्टेरॉन के एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स पे बिलीव करो। यू जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। आपकी जो प्रक्रिया है ओव्यूलेशन की, वो प्राकृत कैसे हो उसके पीछे आप लगो। वो एक बार प्राकृत हुई तो आपको बाहर के मेडिसिन लेने की आवश्यकता ही नहीं। और ये झूठा झूठा सिस्टम में मेंसेस आए यानी सब नॉर्मल हुआ, ये समझना या फिर या ये दिखाना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमें नेचुरल तरीके से मेंसेस आना, यही एक कंप्लीट हेल्थ का इंडिकेटर है, और उसके पीछे हमने सोचना चाहिए कि कैसे मेरे शरीर में वो स्थिति में निर्माण करूं जिससे नेचुरल तरीके से मेंसेस आए, न कि ये प्रोजेस्टेरॉन के सप्लीमेंट्स है या फिर एक झूठा सीन क्रिएट करके। मतलब अगर हम ये हार्मोनल पील लेते हैं तो वो सिर्फ एक झूठा पिक्चर, मुझे मतलब जैसे कि हमें वो पिक्चर दिखाई जाती है तो हमारे सिस्टम को ऐसा लगता है कि ये सब हो रहा है, उसके वजह से हमें मेंसेस आने लगते हैं। तो जड़ से प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हो रही है, इसके वजह से हमें उसके साइड इफेक्ट्स भी दिखने लगते हैं। सर जैसे कि अभी ये हार्मोनल पिल्स के रिलेटेड हुआ, उसके साथ साथ अगर मतलब बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पीरियड्स मतलब पीसीओडी की वजह से बहुत ज्यादा अगर पेन वगैरह बढ़ जाए तो डॉक्टर ये सिस्ट कंप्लीट रिमूवल करने का सजेशन देते हैं। और कुछ कुछ बार तो ऐसा भी होता है कि पूरा हमारा जो यूट्रस है तो हिस्टेरेक्टोमी, पूरा यूट्रस ही बाहर निकालने का एडवाइस करते हैं। तो ये कितने हद तक सही है और इससे भी क्या हम बच सकते हैं क्या? देखो, हर एक चीज के दो मार्ग होते हैं, एक आसान मार्ग और एक मुश्किल मार्ग। आसान मार्ग होता है वो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है, लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचाते पहुंचाते वो आपके बहुत सारे बड़े बड़े नुकसान कर देता है। मुश्किल मार्ग होता है, उसे समय ज्यादा लगता है, थोड़े कष्ट होते हैं, लेकिन वो आपको एक अच्छा डेस्टिनेशन देता है, आपको एक सही ट्रैक पे रखता है। अब ऑपरेशन करके उस सिस्ट को निकालना, ये ये ऐसा हुआ कि जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि कोई तो आतंकवादी आया था, उसने मुंबई में बॉम्ब रखा था, हमने जाके वो बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया, और हम सब हैप्पी है कि चलो बॉम्ब डिफ्यूज हो गया।
लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि वो बॉम्ब रखने वाला आतंकवादी आज भी मेरे ही शरीर में है, अंदर मुंबई में ही बैठा हुआ है, वो कल जाके दूसरी जगह बॉम्ब लगाएगा, शायद मैं उसे डिफ्यूज ना कर पाऊं। तो सर्जिकल इंटरवेंशन से सिस्ट को निकाल देना, ये एक तरीके से बहुत मैं कहूंगा कि एक आसान तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिससे आपको बेनिफिट क्या, कुछ दिनों बाद फिर से दूसरी सीट डेवलप होगी। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें सिस्ट का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद फिर से सिस्ट डेवलप हुई, क्योंकि सिस्ट बनने के लिए पूरा पोषण वातावरण शरीर में है। आप एक को निकालो, दूसरी बन जाएगी। इसकी जगह पे अगर हम एक्चुअली रूट कॉज पे काम करें, जड़ पे काम करें, तो इस प्रॉब्लम को जड़ से हटाया जा सकता है और पूरी तरह से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से तो सर्जिकल इंटरवेंशन जाने से पहले आपने जरूर 3 महीने का समय लेना है अपने आप पर काम करने के लिए, जिससे आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। वेट लॉस हो या फिर आपके मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स का करेक्शन हो, डायबिटीज का करेक्शन हो, ओबेसिटी का करेक्शन हो, ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे अगर हम 3 महीने तक खुद पे साइंटिफिक वे से सीरियसली काम करें। जैसे कि हम अभी हम सबने देखा कि ये हार्मोनल पिल्स अगर हम लेते हैं तो उसका कितना हमारे शरीर पे साइड इफेक्ट होता है। उसके साथ साथ अगर हमें सिस्ट रिमूवल का भी ऑप्शन लेना है तो इट डिपेंड्स आपका कॉम्प्लिकेशन और सीवियरिटी कितनी है। अगर वो इतनी ज्यादा नहीं है तो आपको इस मतलब ये सारे एडवाइस पे नहीं जाना चाहिए। तो सर मुझे ये पूछना है कि अगर पीसीओडी की कंडीशन है तो जैसे कि आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वगैरह बोला, तो माधवबाग में इसके लिए क्या अप्रोच है, मतलब कैसे ट्रीटमेंट की जाती है इसके लिए? बेसिकली माधवबाग का अप्रोच हर बार, फिर वो डायबिटीज हो, हार्ट डिसीज हो, ब्लड प्रेशर हो, या फिर थायराइड हो, या फिर पीसीओडी हो, हर जगह पे अप्रोच बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हम प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने की कोशिश करेंगे। हम क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ पर ध्यान देते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो पेशेंट हमारा हो उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे। तो हर बार हम शॉर्ट टर्म गेन की जगह पे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं। और इसी की वजह से हमारे जो ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि पेशेंट को लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे। अब लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए क्या चाहिए, आपको ऐसी ट्रीटमेंट चाहिए जो होलिस्टिक वे से आपके पीसीओडी को प्रॉब्लम को भी एलिमिनेट करे, और अगर आपको इनफर्टिलिटी के इश्यूज हो, प्रेगनेंसीज के इश्यूज हो, तो उन इश्यूज में भी आपको सहकार्य मिले, और साथ ही साथ आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ भी अच्छी हो। तो इन सारी चीजों के लिए माधवक में पंचसूत्री चिकित्सा पद्धति होती है, जिसमें सबसे पहले पंचकर्म चिकित्साओं का हम इस्तेमाल करते हैं। अब पंचकर्म चिकित्सा क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में जब पीसीओडी हो रहा है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रहा है, जब हमारे बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ चुका है या फिर मेल सेक्स हार्मोन बढ़ चुका है, इन सारी स्थिति को रेक्टिफाई अगर करना होगा तो जमे हुए अनवांटेड मटेरियल को हटाना होगा। तो इसके लिए पंचकर्म चिकित्साओं का बहुत बड़ा रोल होता है। शरीर को डिटॉक्सिफाई करना है तो पंचकर्म आवश्यक है। फिर उसमें स्नेहन, स्वेदन, बस्ती, इन 3 चिकित्सा पद्धतियों का इस्तेमाल होता है। अब उसमें जो स्नेहन स्वेदन से बेनिफिट होता है वो होता है, स्नेहन स्वेदन से इलास्टिसिटी आती है। मैं अक्सर कहता हूं कि इलास्टिसिटी लाना ये स्नेहन स्वेदन का मुख्य काम है। और जैसा मैं कह रहा था कि फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन का मेजर काम ही है कि बॉडी में इलास्टिसिटी रखना। अब सब जानते हैं कि फीमेल्स आर मोर फ्लेक्सिबल देन मेल, उसके पीछे ही एस्ट्रोजन है। तो एस्ट्रोजन के काम को बढ़ाना और टेस्टोस्टेरोन के बैड इफेक्ट्स को एलिमिनेट करना, इसके लिए सबसे पहले स्नेहन स्वेदनीय चिकित्सा होती है। उसके बाद जो बस्ती यानी एनिमा दिया जाता है, उसका अपना एक अलग रोल होता है बॉडी में। यानी इस एनीमा का हमारे यूट्राइन हेल्थ पे, और यूट्राइन हेल्थ में एक मजेदार बात है वो समझ लो कि यूट्रस में या फिर ओवरीज में, यानी जो कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें जब कचरा जमता है ना, तो उसे ऐसा समझो आप कि आपका एक क्या कहते हैं उसे, खजीना है, खजीने की रूम है जिसमें सारे हीरे मोती रखे हुए हैं, और उसका कचरा साफ करना है। तो कितना डेलिकेट काम होता है कि जब ऐसी जगह पे जहां पे सारे वैल्यूएबल्स रखे हुए हैं, वहां का कचरा साफ करते हो तो आपको कितना ख्याल रखना होता है। वहां पे आपको कचरा तो साफ करना है लेकिन बहुत डेलिकेटली करना है। वो चीज होती है पीसीओडी में। क्योंकि पीसीओडी में आप शरीर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साफ सफाई करने वाले हो। अगर मेरे पेट की चर्बी कम करना है तो वो अलग गणित है, वो बहुत आसान है, वहां पे साफ सफाई कचरा निकालो डायरेक्ट शरीर से। लेकिन जब पीसीओडी की बात होती है तो वहां पे आपको कचरा कहाँ से निकालना है, तो आपके ऐसे एक वैल्यूएबल चीजें रखी हुई खजीना है, वहां से धूल को हटाना है। इस तरह से उसे देखा जाता है। तो वहां पे जो बस्ती दी जाती है, उस बस्ती में ऐसे विशेष द्रव्य होते हैं जो आपके फॉलिकल की हेल्थ को इंप्रूव भी करे, आपकी यूट्राइन हेल्थ को भी इंप्रूव करे, लेकिन एट द सेम टाइम वहां पे जमे हुए कचरे को भी वहां से हटा दे। तो ये दोनों चीजें एक साथ करने वाले मेडिसिन का एनिमा, ये पंचकर्म चिकित्सा का एक मुख्य अंग होता है। तो ये पंचकर्म चिकित्सा में स्नेहन शोधन बस्ती, ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट होता है डाइट। हमें डाइट डेफिनेटली सुधारना है। तो डाइट सुधारने में हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हटाना है, तो उसके लिए एक डाइट किट माधोबाग में हम देते हैं। उतना डाइट किट सिर्फ फीमेल्स ने खाना है।
यानी अगर आप 1 महीने के लिए भी वो डाइट किट फॉलो करते हो तो आपकी बॉडी में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आने लगेंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस रिलीव होगा, आपका करीबन 4 से 5 kg वेट लॉस हो जाएगा, आपके शरीर में हल्कापन महसूस होगा, जो बॉडी में टेंडरनेस है, पेन्स होते हैं, उनसे भी छुटकारा मिलेगा। एक एक अलग हेल्थ आप महसूस करोगे जब आप ये डाइट किट फॉलो करोगे। तो प्रमेय नाम का एक डाइट किट है जो हम इस कंडीशन में देते हैं। उसके बाद तीसरा होता है एक्सरसाइज सेशन। हम एक्सरसाइजेस करवाएंगे, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज होते हैं, जिसमें फीमेल्स में हमें एरोबिक पे ध्यान देना है, क्योंकि जब हम ज्यादा कैलोरी जलाएंगे, देखो कैलोरी जलाने हैं हमें, मसल्स नहीं बढ़ाने बनाने हैं। जब हम पीसीओडी की बात करते हैं तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू मेकअप द मसल्स। वहां पे मसल्स बनाने के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और बैलेंसिंग और रेस्पिरेटरी, इन पे काम करना है। वो अगर हम काम करते हैं तो शरीर में बहुत पॉजिटिव बदलाव आएंगे और फिर ऑटोमेटिकली सारी चीजें रेक्टिफाई होगी। पीसीओडी में जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो एक बात ध्यान में रखना कि हमें पेल्विक फ्लोर के एक्सरसाइजेस करने हैं। पेल्विक फ्लोर यानी नीचे का जो हमारा पेल्विक फ्लोर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम ऐसा समझते हैं कि यूट्रस ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। यूट्रस के नीचे लगे हुए मसल्स जो यूट्रस को होल्ड कर रहा है, वो मसल्स भी फिट होना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए आवश्यक योगासन, उसके लिए आवश्यक एक्सरसाइजेस अगर आप करते हो तो उससे भी आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव होती है। तो एक्सरसाइज का एक अपना अलग योगदान होता है। तो माधव बाग में ऐप के माध्यम से हम वो सारे एक्सरसाइजेस करवाते हैं जो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रेंथ बढ़ाने में आपको मदद करते हैं। उसके बाद आता है रेगुलर मॉनिटरिंग। हम चाहते हैं कि आप अपना वेट को, अपने बॉडी मास को, या फिर अपने एब्डोमिनल गर्थ को, अगर आप डायबिटिक हो तो आपके शुगर को, अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो ब्लड प्रेशर को रेगुलर मॉनिटर करो। क्या खा रहे हो उसके खाने के फोटोज हमारे डॉक्टर्स के साथ शेयर करो। एक बार आप माधोबाग के साथ जब जुड़ जाते हो तो आप देखोगे कि माधोबाग में बहुत स्ट्रांग फॉलोअप लिया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि पेशेंट्स के लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें मालूम है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों कर नहीं पाते? क्योंकि सही ये कर, ये कहने वाला कोई मेंटर या फिर कोई एक कोच समझो, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो आपको सही ट्रैक पे पुश करे, वो साथ में नहीं रहता है। वो काम माधोबाग में हमारी टीम करती है, जिसके माध्यम से वो पेशेंट अच्छे ट्रैक पे चलने लगता है और धीमे धीमे उसका डाइट, एक्सरसाइज, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से होने लगती है। और सबसे आखिर में आयुर्वेदिक हर्ब्स। क्योंकि आयुर्वेदिक हर्ब्स का उपयोग कहाँ है? जैसा मैंने कहा कि आपके खजीने, क्या खजीने में जमा हुआ कचरा, यानी साफ करना है। जैसे ज्वेलरी शॉप में एक छुपा हुआ कचरा साफ करना है, तो वहां पे हमें ऐसी चीजें भी देनी होगी जो आपके शुक्र को, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्थ प्रदान करे। एट द सेम टाइम वहां पे जमे हुए कचरे को भी वहां से हटाना है। तो इन दोनों चीजों के लिए हर्बल मेडिसिन। तो इस तरह से ये 5 जो पंचसूत्री है, इन पंचसूत्रों के आधार पर हमारी ये पीसीओडी की ट्रीटमेंट होती है, जो आपके प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने में सक्षम होती है। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर कि ये पंचकर्म हमें कैसे हेल्प करता है। और आपने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से बताया कि हमारे सारे पेशेंट्स को भी ये समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये प्रोसेस कैसे होती है। लेकिन जो अभी सर आपने पंचकर्म के बारे में बताया, तो मोस्टली वुमेन्स में कैसा होता है कि पंचकर्म हम मेंसेस में तो नहीं करते, तो एग्जैक्टली कौन सा अच्छा टाइम होता है जिस समय पे हम पंचकर्म कर सकते हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हम देखते हैं कि जो 14 डे पे हमारा ओव्यूलेशन होता है, उस टाइम में भी बहुत ज्यादा पेन वगैरह होता है बहुत सारी फीमेल में। तो अगर उस टाइम पे भी हम पंचकर्म करेंगे तो वो पंचकर्म में जो मसाज के लिए फोर्स लगता है उसके वजह से भी उनको पेन हो सकता है। ओके, तो ये जो साइकिल होता है उस साइकिल के हिसाब से डेफिनेटली पंचकर्म चिकित्साएं करनी चाहिए। क्योंकि इस फेज में अलग अलग जगह पे आप फीमेल्स के बॉडी में अलग अलग समय पे अलग अलग चेंजेस आते हैं। जैसे प्री मेनोपोजल सिंड्रोम, यानी सॉरी नॉट प्री मेनोपोजल, मेंस्ट्रुएशन के पहले वो जो पेन प्री होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंसेस जो के है। पहले, हाँ, वो एक पेन होता है, वो एक प्रकार का टेंडरनेस बॉडी में आता है। आपको पंचकर्म चिकित्साएं कैसे करनी है, आपके शेड्यूल के हिसाब से, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से हमारे डॉक्टर्स बताएंगे कि कौन से समय में विरेचन लेना है, कौन से समय में पंचकर्म स्नेहन स्वेदन करना है, कौन से समय में बस्ती करना है। तो हमारे डॉक्टर्स को जब आप जाके मिलोगे तो आपके पीरियडिक साइकिल के साथ हमारे डॉक्टर्स इन चीजों को कनेक्ट करेंगे और शरीर से कैसे हम शोधन करवा सके। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फीमेल में जब मेंसेस आते हैं तो वो मेंसेस में जो ब्लीडिंग होता है ना, वो ब्लीडिंग फीमेल का एक्चुअली एवरी मंथ का डिटॉक्सिफिकेशन है। और एवरी मंथ फीमेल एक बेहतर हेल्थ को एस्पायर कर सकती है, क्योंकि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के माध्यम से शरीर को साफ कर रही है। वो बेनिफिट मेल को नहीं मिलता है, वो सिर्फ फीमेल को मिलता है। एवरी मंथ वुड बी अ बेटर मंथ फॉर द फीमेल बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट मेल में वो बेनिफिट नहीं है। फीमेल में
वो जो साइकिल है उस साइकिल के हिसाब से अगर पंचकर्म चिकित्साएं की जाए तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा पंचकर्म स्नेहन स्वेदन बस्ती का, विरेचन का। तो आप अगर हमारे डॉक्टर से जाके मिलो तो आपके साइकिल के जो अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, कौन से समय पे आपको दर्द ज्यादा होता है, पेन ज्यादा होता है, इन सारी चीजों को नोट डाउन करके उसके हिसाब से जब हम पंचकर्म करते हैं तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो डॉक्टर से मिलना और कस्टमाइजेशन यहाँ पे बहुत आवश्यक होता है उस फीमेल के पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स को, क्योंकि हर एक फीमेल के सिम्टम्स अलग अलग होंगे। हर एक फीमेल में एक्सप्रेस होने वाले पेन्स, एक्सप्रेस होने वाले मैनिफेस्टेशन जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। उनके हिसाब से पंचकर्म चिकित्साएं निर्धारित की जाती है। क्रियाएं यही होंगी लेकिन उसके करने का समय अलग अलग हो सकता है, वो हमारे डॉक्टर्स आपको जरूर बताएंगे। तो आपको डॉक्टर से के एक बार कंसल्ट करके आपको पता चल सकता है कि एग्जैक्टली आपके वो साइकिल देख के कि आपको कब करवाना चाहिए, तो आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है उस पंचकर्मा का। सर जैसे कि हम बहुत बार मतलब हमें भी ऐसा सुनते हैं कि आयुर्वेदा में भी और हमारी मतलब जो ग्रैंडमा वगैरह होते हैं, तो उनसे भी हम सुनते हैं कि पहले उनके समय में जब उन्हें मेंसेस वगैरह आते थे तो उन्हें बोलते थे कि आप कुछ काम मत करो, बैठे रहो एक जगह पे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि वुमेन ऐसा नहीं करती, वो काम पे भी जाती है, जिम वगैरह भी इवन करती है। तो उसका भी इन सारे कंडीशन पे इफेक्ट होता है। यस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, क्योंकि अगर हम इसके इसके फिजियोलॉजी को नहीं समझे, देखो यही तो गलत हो रहा है कि हम मेंस्ट्रुएशन को सिर्फ एक मेंस्ट्रुएट साइकिल करके देख रहे हैं। लेकिन हमारे एंशंट लोगों ने, हमारे जिन लोगों ने भारतीय संस्कृति लिखी या फिर वो जो विद्वान थे, उन्होंने हर एक चीज को ठीक से समझा था। आप एक एक छोटी सी बात समझो कि समझो मेरे शरीर से यहाँ पे कुछ तो वुंड हुआ है, समझो मुझे वुंड हुआ और वुंड होने के बाद मेरा ब्लीडिंग यहाँ से हो रहा है। तो जब मेरे ब्लीडिंग हो रहा है ना, तो मेरे शरीर में बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आएंगे। मेरे शरीर में, मेरे मानसिकता में अलग अलग चेंजेस होंगे। द सेम प्रॉब्लम इज देयर विद द फीमेल जब मेंस्ट्रुएशन चालू है। तो मेंस्ट्रुएशन जब चालू है उस समय कचरा सारा आपके शरीर में से, यूट्रस में से बाहर निकलने वाला है। अब ऐसे समय में ब्लड का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एक्सट्रीमिटीज टू आपका यूट्रस होना चाहिए। यानी डायरेक्शन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उसकी मूवमेंट का एक जनरल फ्लो रहता है कि से फॉर एग्जांपल जब मैं बैठा हुआ हूं तो जनरली मेरा सारा ब्लड सप्लाई पेट की ओर होता है। लेकिन जब मैं एक्सरसाइज करने लगता हूं तो सारा ब्लड सप्लाई पेट से उठकर मेरे एक्सट्रीमिटीज की ओर जाता है, हाथ पैरों की ओर जाता है। अब फीमेल है और मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू है और उसके दरमियान जो ब्लीडिंग चालू है जिसमें से एक्चुअली शरीर साफ होने वाला है, उस समय आप फ्लो को यूट्रस की ओर लेके जाने की जगह पे अब वहां से फ्लो को आप एक्सट्रीमिटीज की ओर लेके जाओ, तो ये तो उल्टा हुआ, आपने उल्टा काम किया। अब यही हमारे पूर्वज नहीं चाहते थे। दूसरा, आप किसी अगर फीमेल की हार्मोनल चेंजेस जब आते हैं फीमेल्स में, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान, तो साइकिल के दरमियान जो मेंस्ट्रुअल चेंजेस आते हैं उनका परिणाम मानसिकता भी होता है। और मानसिकता में भी बहुत ज्यादा एक प्रकार का डिप्रेशन हो, डाउन फील हो, ये सारा महसूस होते रहता है। अब अगर उस फील के दरमियान वो अगर शांत बैठी रहे तो उसे उसका फायदा होने वाला है। अगर उसके दरमियान वो कुछ एक्टिविटीज में, कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट्स में अगर पार्टिसिपेट करती है तो उसका बहुत ज्यादा खामियाजा उस फीमेल के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भुगतना पड़ने वाला है। इसलिए ये जो हमारे एंशंट साइंटिस्ट ने ये सारी चीजें बताई थी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना और उस हिसाब से करना। क्योंकि वो 4 दिन होने के बाद अगर आप वो 4 दिन सारे प्रिकॉशंस लेते हो तो उसके बाद की आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने लगी। क्योंकि एज आई सेड कि वो एक नया बर्थ है, आप हर रोज, हर महीने में शरीर साफ हो रहा है, एक रीबर्थ की तरह रिजुविनेशन हो रहा है फीमेल का। तो वो रिजुविनेशन अगर आप चाहते हो तो वो 4 दिन का, 3 दिन का एटलीस्ट आप इतना तो ख्याल रखो कि आप अननेसेसरी चीजों में एंगेज ना हो। इसी की वजह से कहा गया था कि उसे खाना बनाने मत दो, उसे भगवान के पास मत भेजो। जो जो काम वो हर रोज करती थी उन उन चीजों को उसे कहा था कि ये मत करने को दो। इसका मतलब है उसे रेस्ट दो। तो ये जो प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल था कि फीमेल शुड गेट द रेस्ट ड्यूरिंग द 4 डेज और 3 डेज ऑफ द एक्चुअल मेंस्ट्रुएशन जब वो ब्लीडिंग हो रहा है। तो वो अगर हम संभाले तो मुझे लगता है कि हार्मोनल एक्सेस रेक्टिफाई होने में उससे बहुत ज्यादा मदद मिलती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बेड रिडन ही रहो, बट एटलीस्ट डू नॉट एंगेज योर सेल्फ इनटू स्ट्रेनस एक्टिविटीज, डू नॉट एक्टिविटीज एंगेज थोड़ी योर कम सेल्फ करनी इनटू चाहिए। स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। ओके, तो आपने ये बहुत अच्छे से हमें बताया सर कि एग्जैक्टली क्या होता है, और इसलिए हमारे जो पूर्वज है उन्होंने ये सारे ट्रेडिशन बनाए थे कि पीरियड्स में आपको मतलब रेस्ट लेना है, साइड में बैठना है, ये काम नहीं करना है। तो उसका भी कुछ इम्पोर्टेंस था हमारे हेल्थ के लिए ही, इसलिए उन्होंने बताया था।
तो सर इसके वजह से ये पीरियड क्रैम्प्स वगैरह जो आजकल बहुत ज्यादा इशू फीमेल्स में बढ़ गया है कि बहुत फीमेल्स में इतने ज्यादा पीरियड क्रैम्प्स होते हैं कि वो ठीक से मतलब खड़ी भी नहीं हो पाती, तो ये भी उसी की वजह से है क्या? यस, ये भी उसी की वजह से है, क्योंकि ये जो क्रैम्स आने की जो प्रक्रिया है वो है कि शरीर में से कचरा जा रहा है। अब एक एक गणित समझ लेना कि अगर हम उस कचरा जाने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेंगे तो वो डेफिनेटली क्रैम्स उत्पन्न करने वाला है। तो क्रैम्स ये है, यानी पेन जब तभी होता है जब अंदर ही अंदर कुछ तो फाइट चल रहा है। अंदर ही अंदर जब कोई दो चीजें एक दूसरे के साथ काउंटर हो रही है तो वहां पे वो पेन क्रिएट करने वाली है। अगर आपके शरीर में नेचुरल शोधन होने वाला था, नेचुरल साफ सफाई चालू थी, उसके बीच में कुछ बाधा आपने उत्पन्न कर दी, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। उसमें यूट्राइन क्रैम्प्स आएंगे, आपके शरीर में उसके प्रॉब्लम्स होंगे। अब उसके साथ साथ आपका यूट्रस के साथ साथ यूट्रस आगे है समझो, तो पीछे रेक्टम है। और रेक्टम यानी पूरा आपका इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी खराब है आपकी, तो उसका खामियाजा फिर रिप्रोडक्टिव को समझ आना पड़ेगा। यानी कॉन्स्टिपेशन है आपको, या फिर आप बहुत ज्यादा खाना खाते हो जिसकी वजह से आपको इंडाइजेशन के इश्यूज है, तो उन इश्यूज के कारण भी आपका यूट्राइन हेल्थ अफेक्ट होगा। और वो आपको फिर ये क्रैम्प्स या एब्डोमिनल पेन जनरेट करेगा। इसलिए अक्सर जब विरेचन दिया जाता है पेट साफ करने के लिए, आयुर्वेद में या फिर माधुर्वेद में हम दवाई देते हैं, तो उसके बाद ये क्रैम्प्स के इशू, ये पेन के इशू बहुत अच्छे तरीके से कम हो जाते हैं। तो ये बात समझना कि अंदर की प्रक्रियाओं में जब एक दूसरे के साथ ही जंग होने लगती है, दैट इज अ सोर्स ऑफ पेन। हमें अगर नेचुरल फ्लो को समझना है, नेचुरल बॉडी को समझना है, तो उसके वेव फॉर्म के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो कोई पेन नहीं होगा। आराम से आपकी हेल्थ मेंटेन होगी। ब्लीडिंग होने के बावजूद भी कुछ पेन नहीं होगा, अगर हम इस सिस्टम को सही तरीके से समझें और उस हिसाब से अपने जीवन के लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। यू सो मच सर, आपने हमें इतने अच्छे तरीके से बताया है कि एग्जैक्टली ये सारे इश्यूज क्यों होते हैं और हमारे पूर्वजों ने जो हमें बताया था उसका इम्पोर्टेंस एग्जैक्टली क्या है। तो मुझे एक लास्ट जाते जाते आपके आपको ये पूछना है ये सेशन के एंड में कि आप क्या टिप्स देना चाहोगे हमारे सारी फीमेल्स को कि उन्हें मतलब आप उनकी हेल्थ अच्छी रखने के लिए पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम्स ना हो, या फिर अगर हो गई है तो आगे जाके उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो क्या आप उन्हें टिप्स देना चाहोगे? टिप्स तो सबसे पहले, अगर पीसीओडी और इनफर्टिलिटी, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे फीमेल्स यंग एज में जॉब कर रहे हैं, या फिर उनके जो एस्पिरेशंस है उन एस्पिरेशंस को अचीव करने के लिए अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। तो वो इग्नोर करना पहले छोड़ दे, बिकॉज रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से बचाने भी वाला है और आपको एक लॉन्ग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ देने वाला है। तो वो सबसे पहले आप ध्यान में रखें कि अनवांटेड चीजों के पीछे मत भागे, अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को फोकस करें। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें ये लगता है कि ये गोली खा के जो हम शरीर के साथ खेलते हैं, मेंसेस प्रीपोन करना, पोस्टपोन करना, ये जो कुछ चलता है, ये बिल्कुल बंद कर दे। यानी बाहर से केमिकल लेके शरीर के साथ खिलवाड़ बिल्कुल मत करें। शरीर को अपने नेचुरल फ्लो के साथ चलने दे। क्योंकि आप जब बाहर से कुछ तो चीजें लेके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हो, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए शरीर में डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। नेचुरली चीजें चल रही थी, उसमें आपने कुछ तो एक बाहर से गोली ली और उससे आपने अपने हार्मोन्स को बदल दिया, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपके शरीर में होगा। आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपको लॉस होने वाला है। तो हार्मोन्स पर, एक्सटर्नल हार्मोन्स पर डिपेंड रहने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे शरीर में वो सारे हार्मोन्स बनते हैं। आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपके पास हाइपोथैलेमस है, आपके पास ओवरीज है, हर एक चीज है आपके पास, आपकी नॉर्मल हार्मोन बनाने वाली सारे सिस्टम है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि हमारे लाइफस्टाइल के कारण वो सिस्टम्स काम नहीं कर रहे। हमें लाइफस्टाइल सुधारने पर ज्यादा जोर देना है, इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड द क्विक फिक्सेस और शॉर्ट टर्म गेन्स जो गोलियां खा के हम कर रहे हैं। उसके जगह पे हमें लॉन्ग टर्म हेल्थ और रियल इनर हेल्थ को फोकस करना है, तब जाके हम सचमुच इस पीसीओडी के प्रॉब्लम से खुद को पूरी तरह से बाहर निकाल पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। अगर आप सभी को भी इस सेशन में अगर कुछ भी डाउट है तो आप जरूर चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो सर जरूर आपको एडवाइस देंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सर उसके पहले ही बहुत ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं हमारी बहुत फीमेल्स ने। सर तो दीपा जी ने क्वेश्चन पूछा है कि उनका वेट ऑलरेडी 40 ही है, तो फिर भी उन्हें पीसीओडी है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, 15% फीमेल्स में ये आपको सीन दिखेगा कि उनका वजन कम है फिर भी पीसीओडी हो रहा है।
यानी वजन बॉडी में नहीं है फिर भी पीसीओडी है। ये स्टैटिस्टिक्स सेम है। डायबिटीज में भी ये स्टैटिस्टिक्स है। जैसे हम कहते हैं कि मोटे लोगों को डायबिटीज होता है, लेकिन 15% ऐसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं जो पतले हैं। अब इसके पीछे का एक सिनेरियो आप समझ लेना कि हर एक व्यक्ति की प्रकृति एक अलग अलग प्रकार की होती है। यानी कुछ पतले होते हैं, कुछ मीडियम साइज के होते हैं, कुछ जाड़े होते हैं, मोटे होते हैं। यानी आपकी प्रकृति जिसे आयुर्वेद में वात पित्त कफ के हिसाब से देखा जाता है। अब अगर आप पतले हो, इसका मतलब आपको कोई भी चर्बी की बीमारी नहीं होगी ऐसा नहीं है। आप भले पतले हो, लेकिन आपके शरीर में थोड़ी भी चर्बी, जैसे कि एक ऐसा समझो कि एक पतला आदमी है, उसके शरीर में थोड़ी सी ही चर्बी जमी, लेकिन वो कहाँ जमी? वो ओवरी के अंदर जाके जमी, तो उसे पीसीओडी होगा। भले वो ओबेस नहीं है, बट कचरा जम रहा है। तो पीसीओडी हुआ, इसका मतलब यह है कि कचरा जम रहा है। बाहर का आपका फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप बहुत पतले दिख रहे हो, लेकिन पीसीओडी अगर आपको है तो इसका मतलब है कि कचरा आपके शरीर में जम रहा है। आपने उस कचरे को निकालने का प्लान करना है। और इसीलिए मैंने कहा था कि माधोबाग में जो पंचकर्म चिकित्साएं की जाती है, उसमें एक विशेष ख्याल रखा जाता है। आपके आपके ज्वेलरी के आपके खजीने को हम साफ करने वाले हैं, तो वहां पे आप समझो कि पतला भरू शरीर जरूर है आपका, लेकिन वहां पे कचरा जम चुका है ओवरी के अंदर। उसे निकालने के लिए जो पंचकर्म किए जाते हैं, वो पंचकर्म में स्नेहन, स्वेदन और बस्ती, ये तीनों चीजों के वजह से आपके शरीर में, यानी पतले हो आप तो आपके शरीर में वजन कम नहीं होगा ज्यादा हमारे ट्रीटमेंट से, लेकिन आपके शरीर का कचरा निकल जाए। जो अनवांटेड टिश्यूज बॉडी में डेवलप हो रहे हैं, अनवांटेड बॉडी पार्ट्स, जो जिसे मैं कहूंगा कि बॉडी पार्टिकल्स कहूंगा, वो जो टिश्यूज डेवलप हो रहे हैं उन्हें बाहर निकालने का काम पंचकर्म से होगा। तो अगर आपका वजन कम है, डोंट वरी, आपने भी काम करना है। उसके लिए मैं कुछ विशेष, एक वायम क्वाथ करके हमारे यहाँ पे आता है, जो जिसमें ग्लिसरीन एक्लेब्रा होता है, ये एस्टी मधु नाम का एक द्रव्य है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपका वजन कम है, तो वो एक वायम क्वाथ करके दवाई है माधोबाग के पास, वो जरूर लेना। उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो एक ऐसी दवाई है जो यूट्रस के हेल्थ को मेंटेन करती करते कचरे को साफ करती है। तो आपके बॉडी में अगर वजन कम है, तो आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर का पोषण भी होना चाहिए, वो भी होगा, और साथ में साथ कचरा जमा हुआ है वो भी साफ होगा। तो उसके लिए पंचकर्म और वो व्यायाम को आती, ये दो चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। सर दीपा जी, आपको आपका आंसर मिल गया होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी पेशेंट ने पूछा है कि पीसीओडी और पीसीओएस में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है। जब हम पीसीओडी और पीसीओएस कहते हैं, तो पीसीओएस को जनरली ऐसे कहा जाता है कि वो एक फर्दर स्टेज, एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेज ऑफ पीसीओडी है। यानी मैक्सिमम फीमेल्स को जब हम कहते हैं कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो ये गणित ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल है, उसे हम पीसीओडी कहेंगे। या फिर आपकी सोनोग्राफी पे कुछ cyst दिखाई दिए, तो उसके बाद धीमे धीमे आप पीसीओएस पे जाते हो। पीसीओएस में ऐसा कहता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, एक ही डिसीज के दो स्टेजेस है। पीसीओएस कैन बी कंसिडर्ड एज एडवांस स्टेज ऑफ पीसीओडी, जहां पर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है, यानी आपके जेनेटिक्स के वजह से भी ये होता है। बट इन इन चीजों में आपको नहीं पड़ना है। पीसीओडी और पीसीओएस के डिफरेंस के पीछे मत पड़ो। मैं ये कहूंगा पीसीओडी पीसीओएस जो कुछ है, आपको कोई भी डायग्नोसिस हो, यू स्टार्ट मॉडिफाइंग योर लाइफ। आप मॉडिफिकेशन चालू कर दो। जो कुछ करेक्टेबल चीजें हैं, जो कुछ रेक्टिफाइबल चीजें हैं, उनके ऊपर फोकस करो। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जब रेक्टिफाइबल चीजों पे हम फोकस करते हैं, हमारे बड़े बड़े प्रॉब्लम छूट जाते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द पेशेंट हेल्थ, जब पेशेंट में बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कार्डियक हो या फिर डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, जब हम रेक्टिफाइबल चीजों पर काम करना चालू करते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए यू डोंट गेट इनटू द डिफरेंस बिटवीन पीसीओडी एंड पीसीओएस। दिस इज द फर्दर प्रोग्रेशन और द नेक्स्ट स्टेज ऑफ पीसीओडी, आई कैन से दिस इज अ पीसीओएस। और वो अगर आपको है, डोंट वरी, वर्क ऑन द रेक्टिफाइबल फैक्टर्स एंड सी दैट यू विल गेट द रिक्वायर्ड इंप्रूवमेंट इन योर हेल्थ। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। मतलब जब अगर आपको पीसीओडी या फिर पीसीओएस कुछ भी है, तो इसका मेन कारण ये क्यों हो रहा है, पीसीओडी भी क्यों हो रहा है या फिर पीसीओएस भी क्यों हो रहा है, तो इसका अगर आपको रूट कॉज जानना है, तो आपको पहले उसको डॉक्टर से एक बार आप कंसल्ट कर सकते हो। तो अगर आपको एक बार रूट कॉज मिल जाए और आप उसे ट्रीट करो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती है। इसके लिए आप आपके कोई भी नजदीकी माधवबा क्लिनिक में जा सकते हो, तो आपको प्रॉपर डॉक्टर गाइड करेंगे कि एग्जैक्टली ये किस इशू के वजह से हो रहा है। मतलब आपका अगर कुछ लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, स्ट्रेस फैक्टर की वजह से है, तो आपको जरूर हमारे डॉक्टर गाइड करेंगे, और उसके साथ साथ ही आपको ट्रीटमेंट के लिए भी गाइड करेंगे, और ये सारी प्रॉब्लम्स आप ओवरकम कर सकते हो। ओके। मैं सर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिम्पल जी ने पूछा है कि उनका वेट गेन हो रहा है, बट उनकी जो गायनेक है, उनसे पूछा उन्होंने इस सारे बारे में, तो उन्होंने कहा कि वो जो डेवरी टैबलेट आती है, जो हार्मोनल
पिल है एक, तो वो रेगुलर खाने के लिए उन्हें बोली है, तो उन उसकी वजह से उनके मेंसेस रेगुलर आना शुरू हो जाएंगे। तो उन्हें ये पूछना है, तो क्या ये डेवरी हर मंथ लेना सेफ है? बिल्कुल नहीं, जैसा मैंने ऑलरेडी कहा कि ये जो आप बाहर से सप्लीमेंट लेते हो उससे मेंस्ट्रुएशनल साइकिल तो नॉर्मल, यानी मेंस्ट्रुएशन तो होगा, साइकिल नॉर्मल नहीं हो रही है। जब आप वो सप्लीमेंट लेके मेंसेस आ रहे हैं तो साइकिल नॉर्मल नहीं हो रही, सिर्फ मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। मेंसेस आएंगे क्योंकि हमने शरीर में वैसा वातावरण झूठा झूठा निर्माण किया है। अब वो जो गोली आप खा रहे हो उसका शरीर पर भी बुरा असर होता है, उसका शरीर पर सबसे बुरा असर होता है वेट गेन। अब हमने देखा कि पीसीओडी में ऑलरेडी प्रॉब्लम क्या है, तो कचरा जमा था, और अब जब प्रोजेस्टेरॉन के एक्सटर्नल सप्लीमेंट लेते हो तो उससे ऑलरेडी का वेट गेन होने वाला है। तो प्रोजेस्टेरॉन का सप्लीमेंट वेट गेन करवाता है, तो वेट गेन आपको मेंसेस आएंगे बट वेट गेन हो रहा है। मेंसेस आएंगे, वेट गेन हो रहा है, आपका जो रूट कॉज था कि इस फॉलिकल उस ओवरी के अंदर कचरा जम चुका है जिसकी वजह से वो फॉलिकल ठीक से मैच्योर नहीं हो रहा था, वो प्रोसेस तो वैसे के वैसे ही है। उल्टा मैं कहूंगा कि प्रोजेस्टेरॉन आपने 6 महीने के लिए खाया, आपका और ज्यादा वो डैमेज होगा। उसके साथ साथ आपको पेन चालू हो जाएंगे, क्योंकि आप जब ये गोलियां खाते हो तो एब्डोमिनल पेन भी चालू हो जाता है। सो ये सारा सीक्वेंस में रहेगा। सो दिस इज नॉट द ट्रीटमेंट। इफ यू रियली वांट टू वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल, वर्क ऑन योर डाइट, वर्क ऑन योर एक्सरसाइज, गेट डिटॉक्सिफाइड विद द पंचकर्मा थेरेपी, और तब जाके आपको रियल रिजल्ट्स मिलेंगे। फेवरिक टैबलेट जो हम एक्सटर्नली हार्मोनल पिल्स ले रहे हैं, तो ये सेफ ऑप्शन नहीं है। अगर आपको आपके पीरियड्स रेगुलर करने हैं तो आपको आपके रूट कॉज पे और आपके लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा, और पंचकर्मा इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो आप जरूर आपके नजदीकी कोई भी क्लिनिक में माधव बाकी जा सकते हो, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सकता है, और आपको जो ये प्रॉब्लम आ रही है इरेगुलर मेंसेस की, वो जरूर दूर हो सकती है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता जी ने पूछा है कि ऑलरेडी उनका जो फाइब्रॉइड और सिस्ट का जो प्रॉब्लम हुआ था, पीसीओडी का, तो वो ऑपरेट किया है उन्होंने, और उनकी जो लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब है वो भी रिमूव कर दी है, और अभी उन्हें कंसीव करना है। तो क्या हमारे यहाँ पे इसकी भी ट्रीटमेंट हो सकती है? नेचुरल कंसीव होने में अभी भी उनको हेल्प मिल सकती है हमारे यहाँ पे? डेफिनेटली मिल सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नेचुरली अभी आपके बॉडी में मेरे सबसे भले एक साइड की फैलोपियन गई है, दूसरे साइड का फैलोपियन वर्किंग है, और आपका यूट्रस ओवरी जो एक साइड की है वो प्रॉपर सब काम कर रहा है, यानी आपका एक्सेस जो चैनल है वो ठीक से काम कर रहा है। तो अगर आपका चैनल ठीक से काम कर रहा है तो सिर्फ आपने खुद के बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए, पंचकर्मा करवा के शरीर शुद्धिकरण करना है। शरीर शुद्धिकरण अगर आपने किया तो आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव होने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, और ये आराम से हो जाएगा। सो ऑलरेडी हमने कुछ खो दिया है, एक पार्ट हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का खो दिया है। हमने कहीं ना कहीं तो यूट्रस में भी फाइब्रॉइड का ऑपरेटिव करवा लिया है। अब इस स्थिति में हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को ज्यादा एम्फोसाइज करना है, अपने लाइफ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना है, और उसके लिए आयुर्वेद माधोबाग में आपको जरूर मदद मिलेगी, और अच्छे तरीके से आप प्रेगनेंसी की ओर आगे बढ़ सकते हो अगर हमने खुद को ठीक से डिटॉक्सिफाई किया तो। अनीता जी, आप जरूर हमारी कोई भी नजदीकी माधोबा क्लिनिक में जा सकते हो। आपका जो ये इशू है वो जरूर ठीक हो सकता है, और आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिल जाएगा कि कैसे आप आपके डाइट और एक्सरसाइज पे काम कर सकते हो। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे पेशेंट का यही अभी क्वेश्चन है कि चार्जेस क्या है पंचकर्म के, और कितना टाइम लगता है इस पंचकर्म के लिए? पंचकर्मा के वैसे चार्जेस हम जो सिंगल सीटिंग के होते हैं वो करीबन 1800 से 2000 तक होते हैं। लेकिन अगर हम पूरी ट्रीटमेंट देखें, कि माधोबाग में जनरली हम फोकस करते हैं कि कंप्लीट ट्रीटमेंट प्लान होता है, यानी साल भर के लिए 6 महीने के लिए पूरी ट्रीटमेंट होती है, 3 महीना एग्रेसिव वहां पे ट्रीटमेंट चलते हैं पंचकर्मा। उसका एवरेज कॉस्ट, जिसमें पंचकर्मा आएंगे करीबन 10 से 15 पंचकर्मा होंगे, उसके साथ साथ एक डाइट किट होगा, रेगुलर डॉक्टर का कंसल्टेशन होगा, हमारा एमआईबी पल्स ऐप का सब्सक्रिप्शन होगा। तो ये अलग अलग सर्विसेज आपको मिलते हैं, और इनका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट एक 25,000 से 30,000 तक होता है, जो आपको अगले 6 महीने में पे ऑफ करना है। आप ईएमआई ऑप्शन ले सकते हो, जिसमें आपको बहुत आसानी से आप 6 महीने में ये 30,000 पे ऑफ कर सकते हो। सो दिस इज अ कॉस्ट ऑफ आवर ओवरऑल ट्रीटमेंट फॉर द पीसीओडी। तो जो कॉस्ट है वो वैरी करती है आपके आपके सिम्टम्स पे, आपके कॉम्प्लिकेशन और सीवियरिटी पे, और उसके साथ साथ अगर आप कोई टैबलेट्स ले रहे हो या फिर कुछ और डिजीज भी है आपको, तो उसके
इस पे आपकी वो ट्रीटमेंट की कॉस्ट वैरी कर सकती है। तो अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हो तो वो आपको प्रॉपर बताएंगे कि कॉस्ट क्या आती है। और सबको अगर ये जानना है कि माधव बाग का क्लिनिक आपके नजदीक कहाँ पे है, तो अब मैं ग्रुप में एक लिंक डाल दूंगी, तो इस ग्रुप पे आप आपका लोकेशन लिंक ओपन करके आपका पिन कोड या फिर लोकेशन डाल सकते हो, तो आपको नजदीकी क्लिनिक का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर दोनों भी मिल जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कुछ भी दिक्कत आए अगर क्लिनिक ढूंढने में, तो आप डायरेक्टली एडमिन के उस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर। हमारे पेशेंट के अभी शायद सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, तो हम इस वेबिनार को आज यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पीसीओडी एग्जैक्टली क्या होते हैं, क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, और हमें कैसी अपनी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए, तो हम ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। और क्यों हमारे पूर्वजों ने ये सारे रूल्स बनाए थे, हमें क्यों ये फॉलो करना चाहिए, क्यों हमें एक्टिविटीज कम करनी चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्ट भी हमारे सारे सिस्टम पे होता है। क्यों मतलब ये हार्मोनल जो इम्बैलेंस हुआ है उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और आप सभी का भी शुक्रिया कि आप सब इस वेबिनार से जुड़े, आपने आपका कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली उस ग्रुप पे पूछ सकते हो, सर वहां पे भी आपको जरूर गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you very much and Happy New Year to all of you. Bye bye.